Assalamu alaikum. Today we discuss about chromosome. Chromosome is often deeply stained with the basic dyes because of the chromatin material. कहता है कि जब न्यूक्लियस को डाई किया जाता है तो इसमें हमें क्या नजर आता है, क्रोमाटिन मटेरियल. During cell division, chromatin material is converted into darkly stained thread-like structure known as chromosome. कहता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज पे होता है तो उस वक्त हमें एक क्रोमाटिन ये जो क्रोमोसोम है ये किस फॉर्म में नजर आता है, इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल. लेकिन जब सेल डिवाइड करना शुरू कर देता है, सेल की डिवीजन होना शुरू हो जाती है तो क्रोमाटिन मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम. कहता है कि क्रोमाटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिसको हम किसका नाम देते हैं, क्रोमोसोम का. अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम अपीयर टू बी मेड अप ऑफ आर्म्स एंड सेंट्रोमियर. क्रोमोसोम में दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक है उसका आर्म जो दूसरा उसका सेंट्रोमियर. इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आर्म्स क्या होते हैं और सेंट्रोमियर क्या होते हैं. Next, centromere is the place on the chromosome where spindle fibers are attached during cell division. कहते हैं सेंट्रोमियर ऐसी प्लेस है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन में आके अटैच होते हैं. दूसरा इसका ये ऐसे भी हो सकता है कि सेंट्रोमियर ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों आर्म्स आपस में अटैच होते हैं. कहता है कि each chromosome consists of two identical chromatids at the beginning of cell division. कहते हैं जब सेल ने रेप्लिकेट करना होता है, डिवीजन करनी होती है सेल ने, तो क्रोमोसोम क्या कर देते हैं, रेप्लिकेट कर देते हैं, अपनी एक कॉपी तैयार कर लेते हैं. तो इसको हम फिर किसका नाम देते हैं, क्रोमाटिड का. क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिकल कॉपी तैयार करते हैं, रेप्लिका तैयार करते हैं. इस कॉपी को हम किसका नाम देते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड. तो ये था न्यूक्लियस. कहता है कि न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट, क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में. नॉन डिवाइडिंग फेज में ये क्रोमेटिन मटेरियल में किसी सूरत में पाए देते हैं, लेकिन जब ये डिवीजन करना शुरू कर देते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. उसके बाद कहता है क्रोमोसोम के दो पार्ट्स होते हैं, एक आर्म्स और दूसरा सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर कैसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पर ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं. उसके बाद सेंट्रोमियर ही वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों आर्म्स आपस में अटैच होते हैं. एंड एट द लास्ट कह रहा है कि जब सेल ने डिवाइड करना हो तो क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिकल कॉपी तैयार करते हैं. उसको हम किसका नाम देते हैं फिर, क्रोमाटिड का. ये एग्जाम डायग्राम दिखाई गई है क्रोमोसोम की, ये पूरा एक क्रोमोसोम है. तो जब इस क्रोमोसोम ने सेल ने डिवाइड करना हो तो क्रोमोसोम क्या करता है, अपनी एक कॉपी तैयार कर लेते हैं. इसको हम किसका नाम देते हैं, क्रोमाटिड का. ये एक क्रोमाटिड दिखाया गया और ये दूसरा क्रोमाटिड. कहता है ऐसा पॉइंट जहाँ पर दोनों क्रोमाटिड आपस में अटैच हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं, सेंट्रोमियर का. अगर पीछे हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक आर्म जो दूसरा सेंट्रोमियर. ये जो ये पार्ट दिखाया गया है ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है क्रोमोसोम का. एक क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं. क्योंकि अब ये रेप्लिकेट कर गया है इसलिए यहाँ पर चार आर्म शो हो रहे हैं, दो ऊपर दो नीचे. लेकिन ये एक सिंगल क्रोमाटिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये येलो वाला एक क्रोमाटिड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसका एक्सप्लेन भी करना हो, साथ में डायग्राम भी ड्रा करनी है. ये इसके एक क्रोमाटिड, ये इसका दूसरा क्रोमोसोम और ये वाला क्या है सेंटर में, जहाँ पर दोनों क्रोमाटिड आपस में अटैच हो रहे हैं. इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन लेयर होती है, इस प्रोटीन लेयर का हम नाम देते हैं काइनेटोकोर का. बेसिकली काइनेटोकोर ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं. देन कहता है कि क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. कहता है क्रोमोसोम किस किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से. ये कंपोजिशन बताई गई है. तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए किसका एब्रीविएशन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. कहता है डीएनए ही वो मटेरियल है जो कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल. कहता है जितनी भी सेल में एक्टिविटीज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन होती है, रेस्पिरेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है, जितनी भी सेल में एक्टिविटीज़ होती है उसको कौन कंट्रोल करता है,
सेल कंट्रोल करता है, और सेल में कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए। Located on the chromosome in the form of genes which are transferred from one generation to next generation। कहते हैं डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, किस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ जीन। जीन की डेफिनेशन कैसी होगी? यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन। ठीक है, जीन की क्या डेफिनेशन है? यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन। तो चूंकि क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए से। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी किस में स्टोर होती है? डीएनए में। तो डीएनए जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना हो तो ये जीन किस फॉर्म में भेजे जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। मतलब कि हमारे पेरेंट्स से जो हम में डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ है? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। इसी वजह से हमारी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। मतलब कि अगर हमारे वालिदैन की हाइट लंबी है तो हम भी लंबे होंगे। इसी तरह उनकी अगर आई कलर्स ब्राउन है तो हमारी सिबलिंग का या हमारा आई कलर भी क्या होगा? ब्राउन होगा। ये किस वजह से? ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में या एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स में क्या चीज़ पाई जाती है? जीन्स में डीएनए प्रेजेंट होता है जो तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। देन देखते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीशीज़। कहता है डिफरेंट स्पीशीज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जितने भी एक स्पीशीज़ के जितने भी इंडिविजुअल होंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। ठीक है, हर स्पीशीज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे, लेकिन एक स्पीशीज़ के तमाम इंडिविजुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, दो स्पीशीज़ है, एक ह्यूमंस की ह्यूमंस की, दूसरी स्पीशीज़ है फ्रॉग। ह्यूमन है इसकी स्पीशीज़ का नाम है होमो सैपियंस। मैन की स्पीशीज़ का क्या नाम है? होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस के जितने भी इंडिविजुअल है सबके सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे? 46 क्रोमोसोम। ईच सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम। कहता है ह्यूमन की जो स्पीशीज़ है उनमें ह्यूमन की स्पीशीज़ के जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सब के एक सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। जबकि फ्रॉग एक दूसरी स्पीशीज़ आ गया, अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे। कहते हैं फ्रॉग सेल में 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फ्रॉग की जो स्पीशीज़ है इसमें जितने भी इंडिविजुअल होंगे, जितने भी फ्रॉग्स होंगे, हर फ्रॉग के सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे? 26 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। कहता है चिंपांजी के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? एक सेल के अंदर 48 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 8 क्रोमोसोम इन फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर। कहता है जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होता है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक ही बात है। फ्रूट फ्लाई कॉमन नेम है और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर साइंटिफिक नेम है। जब आपने साइंटिफिक नेम लिखना है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर तो आपने इसको अंडरलाइन करना है। आपकी बुक पर ये इटैलिक्स में लिखा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा होगा, लेकिन जब आपने हाथ से लिखना है तो इसको अंडरलाइन कर लेना। अगर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आपके नंबर डिटेक्ट होंगे। तो फ्रूट फ्लाई का आपने याद रखना कि फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 8। देन कहता है कि ओनियन प्याज में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? हर सेल में 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पोटैटो के हर सेल में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एंड गार्डन पी मटर के हर सेल में 14 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। पोटैटो में 48 और गार्डन पी में मटर के जो सेल होते हैं उसमें कितने पाए जाते हैं? 14 क्रोमोसोम। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल बॉडी सेल इज डिप्लॉयड। कहते हैं जो इंडिविजुअल के सोमैटिव सेल होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, मतलब कि जोड़े की फॉर्म में पाए जाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। लेकिन जो जर्म सेल होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस फॉर्म में पाए जाते हैं? हप्लॉइड। पेयर की शक्ल में नहीं पाए जाएंगे बल्कि सिंगल फॉर्म में पाए जाएंगे।
तो फिर इनकी क्रोमोसोम की नंबर्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन में जर्म सेल कौन कौन से हैं, मेल में स्पर्म्स और फीमेल में एग। स्पर्म के सेल में कितने हैं क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 46 का हाफ कर लेंगे, चूँकि ह्यूमन के नॉर्मल सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46, तो 46 का हाफ कितना हो जाएगा 23। 23 हप्लाइड नंबर है और 46 डिप्लॉयड नंबर है। एंड जो सोमेटिव सेल होते हैं, नॉर्मल सेल होते हैं, उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जो जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल से बना होता है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, अप्लाइड होंगे, हाफ हो जाएंगे। फिर कहता है वाइल ड्रोसोफिला हैव 4 क्रोमोसोम। हम पीछे पढ़ के आएंगे फ्रूट फ्लाई में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं 8। ये जो नॉर्मल सेल है उसमें 8 होंगे, लेकिन जर्म सेल में इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और कितने हो जाएंगे 4 सेल। ड्रोसोफिला की जो जर्म सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो ये आपने MCQ याद रखते हैं। ये आपसे डिफरेंट स्पीशीज़ का पूछेगा कि इसके हर सेल में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। तो ये न्यूक्लियस का पार्ट कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियस के 3-4 पार्ट थे। पहला था न्यूक्लियर इन्वेल्व, फिर न्यूक्लियोलस, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म था और फिर क्रोमोसोम्स। देन हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसके डिफरेंस बताने हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ये आपने कॉलम की शक्ल में लिखना है। एक साइड में प्रोकैरियोटिक सेल आ जाएगा, दूसरी साइड में यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले पहला पॉइंट आएगा डेफिनेशन का। कहता है ऐसे सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल इज विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग एंड इज डायरेक्टली सबमर्ज इन दी साइटोप्लाज्म। कहते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इसका जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियाइड है, वो किस में सबमर्ज कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म में सबमर्ज कर रहा होता है। वाइल इन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका न्यूक्लियर मटेरियल है जो क्रोमोसोम्स है या डीएनए है, वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होते हैं। ठीक है, मतलब कि साइटोप्लाज्म से अलहदा होते हैं। किसमें ये इनक्लोज होते हैं इन न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल को हम किसका नाम देंगे, यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे सेल जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, और ऐसा सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा बल्कि डीएनए डायरेक्टली सबमर्ज कर रहा होगा साइटोप्लाज्म में, तो ऐसे सेल को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। उसके बाद कहते हैं क्लासिफिकेशन की जाती है ऑर्गेनिज्म की। कहता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रखते हैं, जिनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी हुई है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम किसका नाम देते हैं, यूकैरियोट्स। ठीक होगा। पहला पॉइंट होगा डेफिनेशन का, दूसरा पॉइंट होगा क्लासिफिकेशन का, तीसरा पॉइंट है डिफरेंस आ रहा है एग्जाम्पल का। कहता है प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल है एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोन्स एक्स्ट्रा। तो उसके बाद कहता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, चौथा डिफरेंस आ रहा है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज का। कहता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है। लैक का क्या मतलब है, एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली लैक मैनी ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल possess many of the membrane bounded structure। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, हमने पीछे पढ़ गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी अपरेटस। कहता है ये सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो ये जो डिफरेंस हो गया, पहला डेफिनेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। देन पाँचवा डिफरेंस है राइबोसोम का। हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो
राइबोसोम है वो लार्ज होता है। तो साइज भी बताया हुआ दोनों का। प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो 70s होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80s होता है। एस यूनिट एब्रीवेशन है स्वेडबर्ग का, स्वेडबर्ग ये। उसके बाद छठा डिफरेंस है सेल डिवीजन का। कहता है प्रोकैरियोटिक सेल में सेल किस तरह डिवाइड करता है, बाय बाइनरी फिशन, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सेल कैसे डिवाइड करता है, माइटोसिस के जरिए। उसके बाद सेल वॉल। कहता है जो प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, किस केमिकल मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है, सेलुलोज। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। और जो फंजाई की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, काइटन। प्लांट और फंजाई दोनों यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है, इसलिए हम दोनों को मेंशन करेंगे कि प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है और फंजाई सेल की सेल वॉल काइटन से बनी हुई है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल की किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है प्रोकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होती, नो मियोसिस। कहता है फिर डीएनए कैसे ट्रांसफर होता है, बाय कॉन्जुगेशन, मतलब कि दो सेल आपस में मिलते हैं तो डीएनए के फ्रेगमेंट से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन इसमें मियोसिस नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, मियोसिस इन्वॉल्व होती है। मियोसिस क्या होती है, ये एक सेल डिवाइड करके चार डाटा सेल बनाता है, इसको हम बोलते हैं मियोसिस। ये सेकंड ईयर का पूरा चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ जाकर इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। देन कहता है लास्ट इसमें डिफरेंस है फ्लैजेलम का। कहता है प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली एब्सेंट होता है। ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक सेल में जिनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल के ऐसे हैं जिनमें फ्लैजेलम एब्सेंट होता है। तो ये डिफरेंस से पांचवा डिफरेंस राइबोसोम, छठा सेल डिवीजन, सातवां सेल वॉल, आठवां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नौवां फ्लैजेलम और 10वां इसकी स्ट्रक्चर का आ जाएगा। ये आपने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। ये यूकैरियोटिक सेल को एक्सप्लेन कर रहा है, ये प्रोकैरियोटिक सेल को एक्सप्लेन कर रहा है। ये एनिमल सेल ड्रा किया हुआ है। कहता है एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसके बाद कहता है ये साइटोप्लाज्म है। डिफरेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है दोनों में। हाँ, एक और आप कर सकते हैं डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल किससे कवर होती है, कैप्सूल से। ठीक है, ये देखें कैप्सूल शो की हुई है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किससे कवर होता है, सेल वॉल किससे कवर होती है, कैप्सूल से। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में ये इधर मैंने एनिमल सेल शो किया, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी लेकिन वो किसी चीज़ से कवर नहीं होगी। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल किससे कवर की हुई है, कैप्सूल से। एक डिफरेंस ये हो गया। उसके बाद ये देखें इसमें न्यूक्लियस, वेल डिवेल्प्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस शो किया हुआ है। और ये जो क्रोमोसोम है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टली किस में सबमर्ज कर रहा है, साइटोप्लाज्म में सबमर्ज कर रहा है। उसके बाद कहता है कि राइबोसोम का डिफरेंस है, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम लार्ज साइज के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम स्मॉल साइज के होते हैं, विच इज़ दैट इज़ 7 years। उसके बाद डिफरेंस है इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज का। ठीक है, हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट है। फिर हमने फ्लैजेलम का पढ़ा है डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेलम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये 10-11 डिफरेंस है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपने 8 डिफरेंस लिखने हैं और साथ में दोनों की ये जो स्ट्रक्चर है ये ड्रा करनी है और साथ में लेबल भी करनी है। असाइनमेंट है इन व्हाट वे प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपने तैयार करना है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।